गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द डिले, 2-3 मिनट लेट हो गया हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, फटाफट ज्वाइन करेंगे और क्लास स्टार्ट की जाएगी। 8:30 बजे का शेड्यूल किया हुआ है मैंने। 8:30 से कोशिश करते हैं 9:10 तक कवर कर लिया जाएगा। अच्छी क्वालिटी के एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। एचआरएम मॉड्यूल मैंने लिया हुआ है एबीएम में, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एचआरएम से, ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यू बेस्ड है, मैकमिलन बुक पर आधारित है। ठीक है, आपको यहाँ मैच द फॉलोइंग है, आपको मैचिंग करवानी है। फटाफट आंसर करिएगा। देखिए, मैन पावर प्लानिंग क्या होता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या होता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, आपको मैच करवाना है इसको। इस हफ्ते हम एबीएम पढ़ रहे हैं, अगले हफ्ते हम बीएफएम की लाइव क्लास पढ़ेंगे। एमसीक्यू टॉप क्लास के डिस्कस करेंगे, उसमें भी हम मॉड्यूल बी ही उठा रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट उठाएंगे, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा जो है उससे देखो, एबीएम अगर देखा जाए तो एचआरएम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, और अगर आप बीएफएम देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है फॉरेक्स को मिलती है और जो है रिस्क मैनेजमेंट को मिलती है, यानी मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी को मिलती है। इसमें सबसे ज्यादा मॉड्यूल बी को मिलती है, बाकी आते जाते रहते हैं, बट जो ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है आईआईबीएफ द्वारा वो लगभग यही सिनेरियो रहता है। ठीक है, तो देखिए मैन पावर प्लानिंग में क्या होता है, इसको देखते हैं। टू कैरी आउट ट्रेनिंग एंड नीड आइडेंटिफिकेशन एंड बिल्डिंग कैपेबिलिटी हुएवर इज लैकिंग, जिसके पास जो है ट्रेनिंग की जरूरत है या कैपेबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, लर्निंग एंड डेवलपमेंट करवाते हैं। ठीक है, टू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट पर्सन विथ राइट स्किल कंपिटेंसी, रिक्रूटमेंट का काम है, हम सही आदमी को चुनते हैं, उसे सेलेक्ट करते हैं। और मैन पावर प्लानिंग में टू एसेस द टाइप एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विद डिफरेंट स्किल एंड कंपिटेंसी, हम देखते हैं कि हमारे पास कितने लोग हैं, किस टाइप के हैं, कितने नंबर ऑफ लोग हैं जिनके पास कौन सी स्किल्स वगैरह है, तो मैन पावर प्लानिंग का पार्ट होता है। तो 1 का बी हो गया, ठीक है, 1 का बी हो गया, 2 का सी हो गया और 3 का ए हो गया। ठीक है, तो और आंसर विल बी सी। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, सी। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन। मतलब आप मानकर चलिए कि अगर वो 100 क्वेश्चन सेट करते हैं तो लगभग 5-6 क्वेश्चन इसी मॉडल के रखते हैं। ओके, क्यों रखते हैं, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली ये 3 क्वेश्चन है। बेसिकली क्या है, एक ही क्वेश्चन में आपके 3-3 क्वेश्चन को चेक कर लिया गया, तो इसलिए ये रखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर भी मैचिंग करनी है हमको। टैलेंट मैनेजमेंट एंड, नमस्कार, गुड इवनिंग। टैलेंट मैनेजमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिवार्ड एंड कंपनसेशन, कैरियर प्लानिंग, आपको इसमें भी मैच ही करना है। इसमें क्या करेंगे, इधर का साइड पढ़िए और देखिए कि कौन सा लग रहा है, तो थोड़ा सा मैच उससे करिए। ठीक है, देखो, टू कंपनसेट एम्प्लॉइज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन अगेंस्ट द एक्टिविटीज परफॉर्म, तो ये लग रहा है ना कि रिवार्ड एंड कंपनसेशन का पार्ट है ना। उसके बाद में टू आइडेंटिफाई टैलेंट एंड नर्चर देम, टैलेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं टैलेंट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। टू मेजर द रिजल्ट एंड अचीवमेंट अगेंस्ट द एक्टिविटीज आइडेंटिफाइड, यानी कि हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि कैसा परफॉर्मेंस दिया जो हमने सोचा था उसके मुकाबले में। ठीक है, एंड देन आता है कैरियर प्लानिंग, तो अब सारे मिल गए, तो ये टू प्लान द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय कीपिंग द व्यू ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट, तो 1 का हो गया बी। सो 1 का हो गया बी, ये 2 का हो जाएगा, अगर 1 का बी हो गया, ऑप्शन ऐसे हैं तब तो कुछ करना ही नहीं है। 2 का हो गया सी, 3 का हो गया ए एंड 4 का हो गया डी। ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ज्यादातर ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें कंफ्यूजन ज्यादा बने, अभी आगे हम वैसे क्वेश्चन भी देखेंगे,
जिनमें कंफ्यूजन बहुत बनेगी। जैसे अब ये क्वेश्चन जो है बेस्ट एग्जांपल, ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होगी। अभी आप जब अगर अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो टास्क, रोल, वर्क और जॉब में डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो जहां पर कंफ्यूजन है वहां पर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, टास्क। टास्क क्या होता है? इट इज अ पीस ऑफ वर्क, मतलब काम का एक छोटा सा टुकड़ा होता है टास्क। तो हमारा ए का हो गया 2, ए का हो गया 2। सो हियर इज द पॉसिबिलिटी कि हमारा यही दो आंसर हो सकता है। फिर आता है पोजीशन। पोजीशन हायरार्की की बात करता है, हायरार्किकल पैटर्न की बात करता है। सो बी का 4 हो जाएगा, बी का हो गया 4, वो खत्म हो गया, यही होगा हमारा आंसर। बट ठीक है, और देख लेते हैं। रोल में पहले से ही एक पैटर्न बना हुआ होता है, आपसे एक एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि अगर आप विलन है तो सर्टेन रोल आपको निभाना पड़ेगा। ठीक है, तो सी का हो गया 3। वर्क, वर्क में फ्रेंड जो है इट इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न, क्योंकि ये एक स्टेप फर्दर जाता है। इसमें जो है सोशियो साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप को भी कंसिडर किया जाता है। तो वर्क एक कंप्लीट हो गया अपने आप में, कंप्लीट चीज जो है वो वर्क ही है। और जॉब क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ टास्क होता है, मतलब कई सारे टास्क को मिलकर के जॉब बनती है। ठीक है, तो हमारा ई का 1 हो जाएगा। हाँ करेक्ट है, काफी सारे लोगों का करेक्ट है। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट यस गुड। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने मैच द फॉलोइंग वाले कर लिए। अब थोड़े से सरल क्वेश्चन करते हैं, एक आधे नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। सो व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर, what is the term used for observing an employee while working on job which is considered as an important method for conducting a job analysis exercise? जॉब एनालिसिस करने के लिए हम एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्व करने का जो मेथड होता है जॉब एनालिसिस का, उसको क्या कहते हैं? इंटरव्यूइंग, ऑब्जर्वेशन मेथड, क्वेश्चनियर कहते हैं, नन ऑफ द अबव कहते हैं। सरल सा है, बस कंफ्यूजन न बने मन में। देखिए इतना सरल सा क्वेश्चन है, पर फिर भी जो है लग नहीं रहा है कि ऑब्जर्वेशन इसका आंसर होना चाहिए। इतना सरल तो नहीं हो सकता है, बट आंसर इज ऑब्जर्वेशन। तो व्हाट इज द टर्म यूज फॉर ऑब्जर्विंग? ऑब्जर्व करने के लिए जो टर्म यूज होता है सर ऑब्जर्वेशन ही होता है। इट्स नॉट इंटरव्यू और क्वेश्चनियर। इंटरव्यू का मतलब होता है आमने सामने बैठ के डिस्कस करना, इंटरव्यू आपने दिए होंगे। क्वेश्चनियर का मतलब होता है एक जो है फॉर्म बना दिया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिख दिए कि आपको यहाँ अच्छा लगता है, खाने में क्या पसंद है, लाइक दैट। ओके, तो दैट इज क्वेश्चनियर। ऑब्जर्वेशन ऐसे देख रहे हैं, जैसे आप बच्चा आपका पढ़ रहा होता है तो आप ऑब्जर्व करते हैं बैठ करके, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ओके, ठीक है। 4, that is a systematic process to enhance an employee's skill, knowledge and competency, resulting in better performance in a work setting. तो that learning and development
जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट होती है इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस टू इनहेंस एंड एम्प्लॉयज स्किल, नॉलेज, कंपिटेंसी, रिजल्टिंग स्किल, क्षमता, दक्षता होती है, मतलब हमारे अंदर क्या स्किल है, सिलाई बुनाई कढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं, नॉलेज कितना ज्ञान है, कंपिटेंसी क्या क्षमता है, क्या दक्षता है, किस चीज में आप अच्छे हैं, राइट दैट। तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज देयर। आपको फिर से एक क्वेश्चन है मैच करवाने वाला, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब आप देखेंगे भी कि इतना ज्यादा इसके ऑप्शंस क्लोज हैं कि अगर अच्छी पकड़ ना हो तो आंसर करने में गलती तुरंत होगी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। नहीं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट का अलग चैप्टर नहीं, इसी चैप्टर में ही है, सिलेबस में शायद कवर नहीं होगा, नहीं कवर है चैप्टर नंबर 12 में, चैप्टर नंबर 11 में। अगर आप जो है पार्ट नंबर 12 देखेंगे, पार्ट 12, तो वहां पर ये पढ़ाया है मैंने, चैप्टर 11 पार्ट 12, ठीक है। हम दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको कुछ नए वीडियो जल्द ही मिल जाएंगे, चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा रहा हूँ मौके पर फिर से, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है, लर्निंग रिलेटेड टू प्रेजेंट जॉब, आप जो नौकरी कर रहे हैं अगर उसी से रिलेटेड लर्निंग करते हैं तो बैंक आपको कहाँ भेजता है, ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है ना। अगर आप जो है नौकरी कर रहे हैं और आपको मान लीजिए कोई नया कॉन्सेप्ट आया, बीएनए जैसे बल्क नोट एक्सेप्टर मशीन वगैरह आई थी, या डेबिट कार्ड वगैरह से रिलेटेड ट्रेनिंग आपको डिजिटल की दी जाती, तो प्रेजेंट जॉब में अगर लर्निंग होती है तो वो ट्रेनिंग कहलाती है, ठीक है। लर्निंग टू प्रिपेयर फॉर द इंडिविजुअल फॉर ए डिफरेंट बट आइडेंटिफाइड जॉब, मतलब किसी दूसरी जॉब के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, लर्न करवाया जा रहा है, लेकिन किस जॉब के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है वो हमें पता है, तो दैट इज एजुकेशन, वो क्या है, एजुकेशन कहलाती है। और डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसी लर्निंग जिसमें इंडिविजुअल की ग्रोथ की बात हो रही है, लेकिन किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए नहीं, प्रेजेंट या फ्यूचर की किसी जॉब से रिलेटेड नहीं, बल्कि आपको लर्न करवाया जा रहा है भविष्य के लिए रेडी रहने के लिए, तो उसे डेवलपमेंट बोलते हैं। तो हमारा हो गया 1 का सी, 2 का ए और 3 का बी हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखें, प्रेजेंट जॉब के लिए तैयारी ट्रेनिंग कहलाती है, कोई दूसरी जॉब के लिए तैयारी, लेकिन पता हो कि कौन सी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, एजुकेशन होती है। और भविष्य के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, किसी प्रेजेंट या फ्यूचर जॉब के लिए नहीं, हम ऐसे जर्नल लर्निंग कर रहे होते हैं, तो दैट इज डेवलपमेंट, कि हम अपने आप को डेवलप करें। जैसे आपने नौकरी पा ली लेकिन फिर भी आप इंग्लिश वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो क्या चीज हो जाती है, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, आप डेवलपमेंट पर अपने काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग की अप्रोच के बारे में पूछा गया है। प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग के 7 कॉन्सेप्ट, मतलब 7 तरीके से एडल्ट लर्निंग हो सकती है, या फिर जो है एडल्ट लर्निंग की अप्रोच के 7 सिद्धांत होते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं आता है, सेल्फ डायरेक्टेड, टास्क ओरिएंटेड, मोटिवेशन, मेंटरशिप। क्वेश्चन नंबर 7। तो सर टास्क ओरिएंटेड नहीं होता है, बाकी सारे के सारे होते हैं हमारे, ठीक है। सेल्फ सेल्फ डायरेक्टेड, मोटिवेटेड, मेंटरशिप, ये सभी होते हैं एडल्ट लर्निंग के, लेकिन टास्क ओरिएंटेड नहीं होता है। तो देखिए 7 जो सिद्धांत हैं एडल्ट लर्निंग के, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ एडल्ट लर्निंग अप्रोच है। सेल्फ डायरेक्टेड होना चाहिए,
ट्रांसफॉर्मेशनल होती है, एक्सपेरिमेंटल होती है, मेंटरशिप होती है, ओरिएंटेशन होता है, मोटिवेशन होता है और रेडीनेस होता है। ये 7 जो है, देयर आर टोटल 7 प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग। Which are the following the first step for successful implementation of any training initiative? अगर कोई ट्रेनिंग इनिशिएटिव करवाना चाहते हैं, शुभम सर देखिए एबीएम बीएफएम में अपडेटेड वीडियोज आएंगे, लेकिन अगर आप पुराने वीडियो से भी पढ़ते हैं तो कोई खास फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हम वही चीजें दोबारा से पढ़ा रहे हैं। बस एक तरीके से बेसिकली री रिकॉर्डिंग हो रही है बस, और कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं। और चेंजेस भी होंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर ये नया अपडेट हुआ है, अदरवाइज एज इट इज जा रहा है। ठीक है, तो ट्रेनिंग इनिशिएटिव में पहला स्टेप क्या होना चाहिए, क्वेश्चन ये है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्लान, कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपको बताना है कि पहला स्टेप क्या होता है एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंडक्ट करवाने, इंप्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो सर सबसे पहले ट्रेनिंग नीड एनालिसिस की जाती है। पहले ये जाना तो जाए कि ट्रेनिंग की जरूरत है कितने लोगों को है या नहीं ही जरूरत है। ओके, सो 8 का सी हो जाएगा। ये होती है, पहले ट्रेनिंग नीड एनालिसिस की जाती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड, यानी कि हम जानना चाहते हैं कि ट्रेनिंग की जरूरत है कि नहीं। दूसरा स्टेप होता है ट्रेनिंग प्लान बनाना होता है हमें। तीसरा स्टेप होता है कंडक्ट द ट्रेनिंग, यानी अब ट्रेनिंग करवाई जाती है। चौथा स्टेप होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हुआ है उसका मूल्यांकन करना कि सही है या नहीं है। उसके बाद में सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनर्स, पांचवा स्टेप होता है डेवलपमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डज नॉट फॉल अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव में से कौन सा नहीं आया है। प्रखर सर बुक में ऐसे ही दिया हुआ है, सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग। बल्कि ये बात सही है, ट्रेनिंग करवाने से पहले इनका सिलेक्शन और डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, बट यस। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। इंप्लॉय डेवलपमेंट कंसर्न होता है इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट कंसर्न होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसर्न होता है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस में, डेवलप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिटवीन इंप्लॉय एंड एम्प्लॉयर। तो कौन सा जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होता है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस का, यानी कि इंप्लॉय का डेवलपमेंट होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट भी इसमें ध्यान रखा जाता है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस में, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखा जाता है, और एक स्ट्रांग बॉन्ड डेवलप हो जाए इंप्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, क्या इसका भी ध्यान रखा जाता है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस में। सवाल ये है। तो सर कोई कंसर्न नहीं होता है यहाँ पर ट्रेनिंग नीड, स्ट्रांग बॉन्ड डेवलप करने से ट्रेनिंग नीड एनालिसिस का कोई लेना देना नहीं होता है। ये देखिए, एम्प्लॉय डेवलपमेंट कंसर्न, पर्सनल एंड स्टाफिंग कंसर्न, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कंसर्न और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसर्न, ये सारी चीजें होती हैं। इन स्टेप 4 ऑफ इवेल्युएशन ऑफ द ट्रेनिंग व्हाट डज वैलिडेशन ऑफ ट्रेनिंग मींस। मतलब 5 स्टेप होते हैं जिसमें से चौथा स्टेप होता है ट्रेनिंग का मूल्यांकन करना कि जो ट्रेनिंग दी है उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो आपको ये बताना है कि वैलिडेशन का क्या मतलब है, ट्रेनिंग का वैलिडेशन किया गया उसका क्या मतलब है।
ठीक है, तो अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो असेसमेंट ऑफ वेदर द ट्रेनिंग हैज अचीव्ड द ले डाउन ऑब्जेक्टिव और नॉट, ये करना होता है। वैलिडेशन का मतलब होता है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव रखा था ट्रेनिंग का, क्या हमने उसे अचीव किया या नहीं किया। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। एक बार मैं इसको फटाफट जो है आपको क्विक रिव्यू करवा देता हूँ। सर कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लीजिए अगर आपको स्टार्ट करना है, और एबीएम से शुरू कर सकते हैं या फिर जो है एबीएफएम से शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें मैच करवाना है, तो वो मैन पावर प्लानिंग का मतलब होता है टू एसेस द टाइप एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय विद डिफरेंट स्किल एंड कंपिटेंसी। मैन पावर प्लानिंग मतलब हमें ये पता होना चाहिए कितने लोग हैं किस स्किल के साथ हमारे पास है, मैन पावर प्लानिंग का पार्ट होता है। उसके बाद में रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे और सेलेक्ट करेंगे पर्सन जिनकी सही स्किल और कंपिटेंसीज होंगी, ये रिक्रूटमेंट हो गया। और लर्निंग और डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ये भी पता करते हैं कि क्या किसी को ट्रेनिंग की जरूरत है, उनके अंदर कोई कमी हो तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। ठीक है, तो मैं ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, हम समझ लें कि मतलब कंसर्न क्या है। ऑप्शन तो मैच आप करवा ही लेंगे। ठीक है, टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास टैलेंट है, उसको हम पालें पोषें और फ्यूचर जॉब और पोजीशन के लिए उसको तैयार करें, टैलेंट मैनेजमेंट हो गया। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना होता है कि जो एक्टिविटीज हमने डिफाइंड करी थी उसके रिजल्ट और अचीवमेंट को मेजर करना, कि मतलब जो हमने सोचा था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। रिवार्ड और कंपनसेशन का मतलब होता है एम्प्लॉय को कंपनसेट करना, उन्होंने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है टास्क को करके। कैरियर प्लानिंग का मतलब होता है कि एम्प्लॉय की ग्रोथ को प्लान करना जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी हमें मैचिंग ही करनी है। तो टास्क होता है पीस ऑफ वर्क, पोजीशन होती है हायरार्किकल पैटर्न, रोल होता है म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन, एक पैटर्न ऑफ एक्सपेक्टेशन होता है, वर्क होता है इसलिए कॉम्प्लेक्स पैटर्न होता है और एक स्टेप फर्दर जाता है, इसमें सोशियो साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप वगैरह होती है, और देन आता है जॉब। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है टास्क का। ठीक है, जिसमें जिसको करने के बाद में इंडिविजुअल ओवरऑल एक प्रोडक्ट को या सर्विस को डेवलप कर सकता है। फिर आया था क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। तो जॉब एनालिसिस के लिए क्या करते हैं, हम एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जॉब एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसके लिए टर्म क्या है, ऑब्जर्वेशन टर्म होता है। ठीक है, उसके बाद में लर्निंग एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस टू इनहेंस एन एम्प्लॉयज स्किल नॉलेज एंड कंपिटेंसी, जिसका असर ये होता है कि रिजल्टिंग इन बेटर परफॉर्मेंस इन वर्क सेटिंग, मतलब काम में अच्छा रिजल्ट देता है, तो उसे ही लर्निंग एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट की परिभाषा है। ठीक, उसके बाद में आता है ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग होता है प्रेजेंट जॉब में लर्निंग, लर्निंग रिलेटेड टू प्रेजेंट जॉब। एजुकेशन होता है लर्निंग टू प्रिपेयर द इंडिविजुअल फॉर अ डिफरेंट बट आइडेंटिफाइड जॉब, अलग जॉब के लिए लेकिन पहचानी हुई जॉब के लिए प्रिपेयर कर, लर्न करना एजुकेशन। और डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम जो भी प्रिपरेशन करें जनरल प्रिपरेशन करें, ना तो प्रेजेंट या ही ना ही फ्यूचर से रिलेटेड जॉब की हम प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। फिर है इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग में नहीं आता है, तो 7 हैं। सेल्फ डायरेक्टेड मोटिवेशन और मेंटरशिप आता है, टास्क ओरिएंटेड नहीं आता है। 7 के सातों मैंने आपको दिखाए थे, सेल्फ डायरेक्टेड, ट्रांसफॉर्मेशनल, एक्सपेरिमेंटल, मेंटरशिप, ओरिएंटेशन, मोटिवेशन और रेडीनेस, ये 7 होते हैं एडल्ट लर्निंग के। फिर उसके बाद देखा कि पहला स्टेप कौन सा होता है, एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग इनिशिएटिव अगर करना चाहते हो तो पहला स्टेप क्या है, तो TNA होता है, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करना होता है। सबसे पहले हम ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करते हैं, देखिए 5 स्टेप हैं। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करते हैं, फिर ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं, फिर उसके बाद में ट्रेनिंग को कंडक्ट करते हैं, फिर इवेल्युएशन मूल्यांकन करते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा रहा, और फिर सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनर करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनमें से कौन सा TNA ट्रेनिंग नीड एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं। चौथा डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रांग बॉन्ड बिटवीन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, ये नहीं होता है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट कंसर्न होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट कंसर्न होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसर्न होता है, डी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में स्टेप नंबर 4 की हम बात करेंगे, इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग, मूल्यांकन जब ट्रेनिंग का किया तो उसमें वैलिडेशन का क्या मतलब है, तो वैलिडेशन का मतलब होता है कि ये देखना कि जो ट्रेनिंग में हमने उद्देश्य रखा था अपना, क्या हम उस उद्देश्य को अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, बी।
क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। ट्रेनिंग का मूल्यांकन 4 लेवल पर किया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा लेवल इसमें शामिल नहीं है। ट्रेनिंग का इवेल्युएशन 4 लेवल पर पिक किया जाता है। कौन सा मूल्यांकन ऑफ ट्रेनिंग के मूल्यांकन का लेवल नहीं है? मैनेजमेंट लेवल, रिएक्शन लेवल, फंक्शनिंग लेवल और लर्निंग लेवल। रिएक्शन नहीं। So management level is not there, reaction level, learning level, functioning level ये सब होते हैं 3। एक और होता है जो कि है बिहेवियर लेवल। बिहेवियर लेवल ठीक है। तो 4 लेवल होते हैं, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर और फंक्शनिंग लेवल। ये सरल सा क्वेश्चन है, आंसर कर दीजिए। व्हाट डज HRIS हैरिस सिस्टम का फुल फॉर्म पूछा गया है। हैरिस सिस्टम का फुल फॉर्म है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें गलती ना करें। ठीक है, तो लगभग सही है आपके आंसर। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, हैरिस। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आपके यहाँ HRMS वगैरह यूज होता है वो हैरिस ही है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेज एटीट्यूड कैन नॉट बी कैरेक्टराइज। इनमें से किस तरीके से एटीट्यूड को कैरेक्टराइज नहीं किया जा सकता है? तो एटीट्यूड कैन फॉल एनीवेयर फ्रॉम वेरी फेवरेबल टू वेरी अनफेवरेबल या पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी कि एटीट्यूड बेहतर से खराब की तरफ या पॉजिटिव से निगेटिव तरफ के बीच में कहीं भी हो सकता है। एटीट्यूड टेंड टू परसिस्ट अनलेस समथिंग इज डन टू चेंज, मतलब चेंज इट, मतलब एटीट्यूड जो है परसिस्ट करता है, वैसा ही रहेगा आपका एटीट्यूड जब तक कि कोई बहुत बड़ा इवेंट ना कर जाए, कोई बहुत बड़ी बात ना हो जाए। ठीक है, एटीट्यूड इज डायरेक्टेड टुवर्ड सोसाइटी एंड इट टू चेंज इट वी नीड हेल्प ऑफ लॉज, मतलब बोलते हैं जो एटीट्यूड होता है वो समाज की तरफ होता है और इसे बदलने के लिए हमें कानून की सहायता लेनी पड़ती है। एटीट्यूड इज डायरेक्टेड टुवर्ड सम ऑब्जेक्ट about which a person has perception, feeling and belief which is in many cases may result into emotionally charged opinion and prejudice। एटीट्यूड क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट के प्रति किसी व्यक्ति की क्या फीलिंग है, क्या उसका परसेप्शन है, क्या उसका बिलीफ है, इसकी बात करता है। और कई बार जो है हो सकता है हम गलत ओपिनियन और अपने दिमाग में प्रेजुडाइज वगैरह कर लें। ठीक है, तो आपको बताना इनमें से कौन सा एटीट्यूड के बारे में सही नहीं है। तो देखो, एटीट्यूड को चेंज करने के लिए डू वी नीड लॉ, क्या हमें कानून की सहायता लेनी पड़ेगी किसी व्यक्ति का एटीट्यूड बदलने के लिए? नहीं। बहुत चिल्ला चिल्ला कह रहा है भाई, मतलब पुलिस लगा दी, एटीट्यूड चेंज करना था सामने वाले का, हमने उसके लिए पुलिस बुला ली। दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्पफुल, है ना। तो सी इज नॉट करेक्ट हियर, बाकी सारे सही हैं। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड्स, एटीट्यूड के बेसिक कंपोनेंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इज आस्क्ड इन द एग्जाम।
एटीट्यूड के बेसिक कंपोनेंट 3 होते हैं, इंफॉर्मेशनल, इमोशनल और बिहेवियरल। एटीट्यूड के 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, इंफॉर्मेशनल, इमोशनल और बिहेवियरल, यानी 2 को छोड़ करके बाकी सभी। तो 1, 2 और 4 हमारा आंसर हो जाएगा सी। एटीट्यूड के 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये है इमोशनल, इंफॉर्मेशनल और बिहेवियरल 3 कंपोनेंट होते हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 15 पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जैक्टली पूछा गया था। अ सुपरवाइजर हु वांट अ सबऑर्डिनेट टू वर्क हार्डर माइट पुट इन दिस वे, यू हैव टू वर्क हार्डर, दैट हैज बीन द ट्रेडिशन ऑफ द कंपनी सिंस इट हैज बीन फाउंडेड। तो एक सुपरवाइजर है, वो अपने सबऑर्डिनेट से चाहता है कि वो कठिन मेहनत करे, मतलब हार्ड वर्क करे। तो वो कैसे बताएगा उसको कि तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए? तो वो ये ऐसे बोल सकता है कि तुम्हें मेहनत करनी होगी, अपने जूनियर से बोला है तुम्हें मेहनत करनी होगी, क्योंकि यही हमारे कंपनी की परंपरा रही जब से कंपनी बनी है, फाउंड की गई है। तो ये किस एटीट्यूड मतलब जो है फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है? एटीट्यूड के आपको बताना है किस फंक्शन ऑफ एटीट्यूड को ये रिप्रेजेंट करता है। वैल्यू एक्सप्रेशन, एडजस्टमेंट, ईगो डिफेंसिव या नॉलेज फंक्शन। ये क्वेश्चन और इससे पिछला वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, लगभग लोगों का सही है, थोड़े बहुत लोग गड़बड़ कर रहे हैं, बाकी मान के चलते हैं कि 80% या 90% लोगों का सही है। तो ये फ्रेंड्स जो है वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन है। एटीट्यूड के 4 फंक्शन होते हैं, यही वैल्यू एक्सप्रेशन, एडजस्टमेंट, ईगो डिफेंसिव और नॉलेज। तो ये जो है हमारा वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन है। ठीक है, तो बस यहीं पर हमारे 15 क्वेश्चंस हो जाते हैं फ्रेंड्स। मैं एक बार आपको क्वेश्चन नंबर 11 से दोबारा जो है एक क्विक रिव्यू करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भाई इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग इज डन एट 4 लेवल। जॉब की इवेल्युएशन, ट्रेनिंग की इवेल्युएशन 4 लेवल पर की जाती है। उसमें आता है फंक्शनिंग, मैनेजमेंट, रिएक्शन और लर्निंग। तो इसमें मैनेजमेंट लेवल नहीं होता है। जो 4 लेवल होते हैं, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर और फंक्शनिंग, यानी बिहेवियर होना चाहिए। रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर और फंक्शनिंग 4 लेवल होते हैं। हैरिस का फुल फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम तो हमारा सी हो जाएगा। ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है। उसके बाद में एटीट्यूड को किस तरीके से नहीं बताया सकता है? तो एटीट्यूड जो है ये 3 सही है। यहाँ पर एटीट्यूड जो है प्लस और माइनस हो सकता है, वेरी फेवरेबल से वेरी बैड हो सकता है। उसके बाद में एटीट्यूड परसिस्ट रहता है, फिक्स रहता है, बदलता नहीं अनटिल अनलेस कुछ किया जाए चेंज करने के लिए। और एटीट्यूड किसी ऑब्जेक्ट के बारे में आपकी फीलिंग, इमोशंस और बिलीफ के बारे में बात करता है। लेकिन एटीट्यूड जो है सोसाइटी के प्रति डायरेक्टेड होता है, और ये बदलने के लिए इसके लिए लॉ की जरूरत है, तो ये नहीं होता है। तो सी हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद में बेसिक कंपोनेंट एटीट्यूड के 3 होते हैं, इंफॉर्मेशनल, इमोशनल और बिहेवियरल। फंक्शनल नहीं होता है। एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट होते हैं, इंफॉर्मेशनल, इमोशनल और बिहेवियरल। 4 मतलब जो है हमारा आंसर हो जाएगा इमोशनल, इंफॉर्मेशनल और बिहेवियरल, यानी कि जो है 2 छोड़ करके, तो 1, 3 और 4 सी हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे। फिर उसके बाद में एक और क्वेश्चन देखा, ये भी एग्जाम में, और 14 नंबर क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ था। एक सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट से कहता है कि भाई आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब से कंपनी बनी है तब से जो है ऐसा ही चलता रहा है। ठीक है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो सर ये एटीट्यूड के वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बस यहीं पर अपनी क्लास खत्म हो जाएगी। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो पूछें, अदरवाइज आप क्लास ड्रॉप कर सकते हैं। गुड नाइट हमारी तरफ से। सर क्लास जो है 8:30 से शुरू हुई है, 8:30 से, और अभी जो है 9:10 हो रहे हैं, मानकर चलिए क्लास खत्म होने पर है। ठीक है, तो 9:35 पे शुरू होगी होगी। क्वेश्चन नंबर 11, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 होता है सर कि जो है ट्रेनिंग का इवेल्युएशन करने के लिए 4 लेवल होते हैं। ठीक है, रिएक्शन लेवल, ये लेवल होगा, ट्रेनिंग लेवल, बिहेवियरल लेवल और फंक्शनल लेवल। नॉर्मल से कैलकुलेटर कोई भी ले जाइए, कोई सा भी नॉर्मल कैलकुलेटर लेते जाइए, जैसे ये है, इट विल वर्क। मतलब साइन कॉस नहीं होना चाहिए, सिंपल सा कैलकुलेटर हो, प्लस माइनस परसेंटेज और यही सब होना चाहिए, दैट विल डू।
वीडियो में डिटेल तो रहेगी ही मैम, जो है ना। हाँ, हर दिन क्लास रहती है सर 8:30 से 9-10 ऐसे ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास कल होगी सर 8:30 बजे होगी। बढ़िया है, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 पढ़िए। ओल्ड वीडियो नए वीडियो में डिफ्रेंशिएट करना है तो नए वीडियो में मेरा चेहरा दिखेगा, ओल्ड वीडियो में मेरी आवाज सुनाई देगी, चेहरा नहीं दिखता है, ये डिफरेंस है। नहीं देखने की जरूरत है, कोई मेजर चेंजेस नहीं है। आप उसको जो है बहुत तेजी के साथ एकदम देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि यू आर जस्ट डूइंग अ रिवीजन काइंड ऑफ थिंग। ओके, कोई किसी लेक्चर में एडेड रहेगा, कुछ एकदम से नया ऐड होगा, तो वहां मैं पहले ही क्लास शुरू होते ही बता दूंगा कि इस क्लास में हमने नई चीजें ऐड की हैं, इनको जरूर पढ़ें अलग से, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ तो मान कर चलिए कि जो चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 4 पहले था वही पार्ट 4 आज है। फर्क इतना है कि पहले जो है मैं बैकग्राउंड में पढ़ाता था, मैं फ्रंट पे पढ़ा रहा हूँ। अगली क्लास में भी चैप्टर नंबर 11 ही कंटिन्यू करेंगे। काफी बड़ा चैप्टर है, इससे अच्छे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। एटीट्यूड है, ट्रेनिंग है, बहुत कुछ है इसमें, एडल्ट लर्निंग है। सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में भी चैप्टर नंबर 11 का अगला पार्ट लाएंगे। अब तक हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं और भी करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट सभी को। कम टाइम में पढ़ने कम टाइम में ABFM पढ़ना है तो वीडियो को थोड़ा फास्ट स्पीड में देखा जा सकता है, बट समय तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, ABFM में मॉड्यूल A जो है थ्योरी बेस्ड है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड नाइट।